हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर वैद्स लीगल नेक्सस लॉ में स्वागत है। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट का ही जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी। इसको हम चैप्टर जो 3 है सेल ऑफ गुड्स एक्ट का, दैट इज़ इफ़ेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 18 to 26 जो है वो हम उसमें इस टॉपिक को कवर करेंगे, पढ़ेंगे। और यहाँ पर ये चीज़ थोड़ी सी समझनी ज़रूरी है कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी जो है इसको हम क्या कहते हैं, ऑनरशिप। जैसे सेक्शन 4 में हमने डिस्कस किया था, जब हमने सेल की डेफिनेशन को जो है पढ़ा था अच्छे से। और फर्स्ट जो है इसमें पहले जो टॉपिक है सेल ऑफ गुड्स एक्ट का, फर्स्ट टॉपिक सेल भी हमने जो डिस्कस कर चुके हैं। आपको वो टॉपिक जो है इस के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसका लिंक। तो उसमें भी क्या था कि जो सेल है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द सेलर ट्रांसफर्स और एग्री टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन द गुड्स टू द बायर फॉर प्राइस। सो दैट्स वाई ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन द गुड्स, that is from seller to buyer, is essential for the purpose of a contract of sale। तो उसके लिए जो ये ज़रूरी होगा कि प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफ़र हो। अब इसको फिर ध्यान से समझ लीजिएगा कि प्रॉपर्टी का मतलब क्या है। प्रॉपर्टी का मतलब फिजिकल पोजेशन की हम बात नहीं कर रहे। प्रॉपर्टी मीन्स है द इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी, जो उसका प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है, हित है। अगर हम जेनरिंग और इसको हम जेनरिक सेंस में बात करेंगे, जनरल सेंस में बात करेंगे, नॉट इन ए स्पेसिफिक सेंस। जैसे मान लीजिए प्रॉपर्टी तो हम ट्रांसफ़र करते हैं किस में जी, बेलमेंट में भी, प्लेज में भी। पर वो जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती है उसमें उसको हम लिमिटेड इंटरेस्ट जो है ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उसमें उसको जर्नल इंटरेस्ट जो है वो ट्रांसफ़र नहीं हो रहा। तो जो फिर इस चीज़ को ध्यान से समझ लीजिए कि प्रॉपर्टी जो है, प्रॉपर्टी जो सेल की अगर हम बात करेंगे तो सेल के अंदर जब प्रॉपर्टी हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उस ट्रांसफ़र का मतलब है कि उसको पूरे राइट्स ट्रांसफ़र कर देने, चाहे उसको डिस्पोज ऑफ करे, उसको फर्दर सेल करे, मॉर्टगेज करे, एक्सचेंज करे, कुछ भी करे, तो वो सभी राइट्स जो हैं उसको मिल जाते हैं। उसको हम जनरल राइट्स कह रहे हैं, जेनरिक सेंस में हम उस चीज़ को समझ रहे हैं। जबकि दूसरे रिलेशन में भी हम प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करते हैं। बेलमेंट में है, जैसे आपने जो है सिंपल अपनी बाइक सर्विस करवाने को दी है तो वो बेलमेंट है, उसमें आप अपनी प्रॉपर्टी, अपनी बाइक उस पर्सन को दे रहे हैं, पर वो सेल नहीं है क्योंकि उसमें आपने उसको जनरल जो राइट हैं वो ट्रांसफ़र नहीं किए। अब क्यों हम इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, इसका ऑब्जेक्ट जो है वो समझना ज़रूरी है कि अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हुई है, ठीक, तो जो प्रॉपर्टी जिस पर्सन में वेस्ट करेगी, अगर गुड्स को किसी तरह का भी कोई नुकसान होता है, इफ़ आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गुड्स आर डिस्ट्रॉयड और डैमेज, द पार्टी हु इज़ द ओनर ऑफ गुड्स एट द टाइम विल हैव टू बियर द लॉस। ऑनर ऑफ गुड्स मीन्स कि जिसमें प्रॉपर्टी जो है वो वेस्ट करेगी, जो उसका मालक होगा, जिसमें ऑनरशिप ट्रांसफ़र की जाएगी, वो पर्सन जो है उसका लॉस किसी भी तरह का गुड्स का है तो वो बियर वो ही पर्सन करेगा जिस पर्सन में प्रॉपर्टी जो है वो वेस्ट कर रही है, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हुई है जिस पर्सन में। अब फिर इस चीज़ को ध्यान रख लीजिए कि अगर तो प्रॉपर्टी इन द गुड्स हैज़ ऑलरेडी पास्ड, प्रॉपर्टी पास्ड होगी बायर में, देन बायर विल बियर द लॉस। बायर उसका नुकसान जो है वो बर्दाश्त करेगा। बट इफ़ द सेलर स्टिल कंटिन्यू टू बी ऑनर, मीन्स जो प्रॉपर्टी है दैट रिमेन्स लाइव विद द सेलर, देन द लॉस विल हैव टू बी बोर्न बाय द सेलर। क्योंकि सेक्शन 27 में हम डिस्कस करेंगे फर्दर जाके ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल। अब ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल और ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी में क्या फ़र्क है यह भी आपको बताता हूँ। तो जो सेक्शन 26 है वो 26 डिस्कस करता है कि जो रिस्क होगा कि गुड्स को कोई नुकसान हो गया, देन रिस्क फॉलोज प्रॉपर्टी,
जिस पर्सन में प्रॉपर्टी वेस्ट करती है, जिस पर्सन में वो प्रॉपर्टी होगी, वो पर्सन ही उसका लॉस जो है वो बियर करेगा। ठीक, अगर वो प्रॉपर्टी जो है वो बायर में जो है ट्रांसफ़र हो चुकी है तो बायर लॉस बियर करेगा अनलेस अदरवाइज एग्रीड, और अगर वो प्रॉपर्टी बायर में ट्रांसफ़र ना हो के अभी सेलर में ही है तो फिर उसका लॉस जो है वो सेलर ही बियर करेगा। अब थोड़ी सी चीज़ यहाँ पर समझ लीजिएगा कि ये जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी है, ठीक, जैसे मैंने आपको बताया कि हम यहाँ पे सेक्शन 18 टू 26 जो है वो डिस्कस करेंगे। 27 जो सेक्शन है वो ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल से रिलेट करता है। कई बार जो है स्टूडेंट्स को थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो जाती है कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी को भी हम ऑनरशिप कह रहे हैं और ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल को भी हम ऑनरशिप कह रहे हैं, तो इसमें फ़र्क क्या हो गया, क्या चीज़ जो है वो सेक्शन 18 टू 26 ट्रांसफ़र हो रही है और क्या चीज़ जो है वो सेक्शन 27 में ट्रांसफ़र करने की बात कर रहा है। देखिए, इसको सिंपल सेंस में हम समझते हैं कि जो सेक्शन 18 टू 26 है वो है कि क्या तरीका है, जिस तरीके में मोड, मैनर, वे, मॉडस ऑफ उसका क्या होगा कि जिस तरीके से प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होगी बायर में। ठीक, तो ये उसका तरीका बताता है सेक्शन 18 टू 26 कि ऑनरशिप किस तरह ट्रांसफ़र होगी। और सेक्शन 27 ये कहता है कि जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो रही है बायर में वो कहाँ से हो रही है, नॉर्मली हम कहेंगे जी सेलर से। ठीक है जी, सेलर जो है वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहा है बायर को। अब ये सेलर कौन होना चाहिए, हु हैज़ अथॉरिटी टू बिकम अ सेलर, सेलर कौन हो जो वो प्रॉपर्टी अगर ट्रांसफ़र करे, जो तरीका बताया गया है सेक्शन 18 टू 26, तो उस वे से अगर सेलर जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करेगा बायर को, तो सेक्शन 27 कहता है अगर वो सेलर वो है जो सेक्शन 27 में एक्सप्लेन किया गया है, जनरल सेंस में हम ओनर की बात करते हैं, मालक है, क्योंकि ये जो रूल है वो बेस्ड है नो पर्सन कैन कन्वे अ बेटर टाइटल विच ही हैज़, नेमो को डेबिट नॉन हैबिट की कंसेप्ट पे बेस्ड है ये चीज़ कि कोई भी पर्सन अपने से अच्छा टाइटल ट्रांसफ़र नहीं कर सकता दूसरे को। मान लीजिए हमने कोई चोरी की बाइक या एक्टिवा या कार परचेज़ की है, ठीक, हमने चोर को पूरे पैसे दे दिए जो उसके बनते हैं, उसके बाद हमने उससे परचेज़ की, तो हमने पैसे पे किए या नहीं ये कोई मायने नहीं रखता, दैट इज़ इममटीरियल। मायने क्या रखता है कि जो सेलर है पर्सन, क्या वो खुद ऑनर है या नहीं। अगर वो ऑनर नहीं है तो जो चीज़ हम परचेज़ कर रहे हैं तो उससे भी हम जो है वो ऑनर नहीं बन जाते। तो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी मीन्स वो तरीका, ढंग क्या है जिससे प्रॉपर्टी सेलर टू बायर ट्रांसफ़र होगी। और सेक्शन 27 में जब हम बात कर रहे हैं ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल की, तो उसमें क्या है कि ये सेलर कौन हो, कौन पर्सन जो है वो सेलर होगा जो वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करेगा इस सेक्शन 18 टू 26 के तरीके से, तो वो बायर जो है वो ओनर बन जाएगा। इसमें तरीका बताया गया है सेक्शन 18 टू 26 ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी में, जबकि सेक्शन 27 जो है वो पर्सन से डील करता है कि पर्सन कौन होगा। ऑब्जेक्ट क्लियर है, ऑब्जेक्ट उसका यही है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी का कि जिस पर्सन में प्रॉपर्टी वेस्ट होगी वो पर्सन ही लॉस बियर करेगा। अब हम थोड़ा सा गुड्स को जो है वो एक बार देख लें कि गुड्स हैं क्या। ये हमने पहले भी जब जो है सेकंड इसेंशियल डिस्कस किया था सेल का, दैट इज़ सब्जेक्ट मैटर गुड्स था, तो उसमें भी इस स्लाइड को हमने डिस्कस किया था कि गुड्स जो हैं वो एग्जिस्टिंग हो सकती हैं या फ्यूचर गुड्स हो सकती हैं। एग्जिस्टिंग गुड्स कौन सी गुड्स हैं, जो एग्जिस्ट कर रही हैं, जो अभी मौजूद हैं, विच हैज़ बीन ओन्ड और पोजेस्ड बाय द सेलर एट द टाइम ऑफ द मेकिंग ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। जब सेलर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उस समय उसके पास वो गुड्स मौजूद हैं, उन गुड्स को हम कहेंगे एग्जिस्टिंग गुड्स। और जो गुड्स जो है फ्यूचर में अभी एट प्रेजेंट उसके पास मौजूद नहीं है, पर वो क्या करेगा नियर फ्यूचर में उसको या तो मैन्युफैक्चर कर लेगा, बना लेगा, प्रोक्योर कर लेगा, किसी से ले लेगा, या प्रोड्यूस कर लेगा, उसको बना लेगा चीज़ को, ठीक, उसकी पैदावार हो जाएगी उस चीज़ में, तो वो क्या कब होगी, फ्यूचर में, तो उसको हम फ्यूचर गुड्स कह रहे हैं। तो फिर आगे अगर हम डिवाइड करें तो एग्जिस्टिंग गुड्स जो हैं वो एक स्पेसिफिक गुड्स हैं और अनअसर्टेन गुड्स हैं। स्पेसिफिक गुड्स मींस जिसको हमने असर्टेन फर्दर आगे कर लिया, निश्चित कर लिया कि हमने ये गुड्स आइडेंटिफाई कर ली और ये गुड्स जो हैं जिस पे हम एग्रीड हो गए,
और अनसर्टेन गुड्स हैं जो अभी निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। इसको आप ध्यान से समझ लीजिएगा। सपोज आज अगर हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक, तो उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या है कि पर्सन के पास अभी मौजूद है जो 100 टन राइस, ठीक, 100 टन राइस पर्सन के पास मौजूद है और हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं 10 टन राइस का, कि हमें 10 टन राइस चाहिए। तो पहली चीज़ तो ये एग्जिस्टिंग गुड्स हो गई, ठीक। या अभी इसने पर्सन ने प्रोड्यूस करना है, मैन्युफैक्चरिंग है या प्रोक्योर करेगा ये पर्सन नियर फ्यूचर, अभी नहीं है उसके पास, पर ये उसके पास आएगा आफ्टर 1 मंथ, तो इसे हम कह देंगे फ्यूचर गुड्स। अब अगर ये जो एग्जिस्टिंग गुड्स हैं जो उसके पास 100 टन राइस अवेलेबल हैं, तो वो जब 10 टन को सेपरेट कर लेगा, स्पेसिफिक कर ली जाएगी, गुड्स को हमने आइडेंटिफाई कर लिया, इसको हमने अलग, इसकी पैकेजिंग हो गई, तो प्रॉपर्टी जो है वो तब जाके प्रॉपर्टी बायर में वेस्ट होती है, ठीक। अभी आपको सिर्फ माइंड में यही समझना है। रूल्स जो अभी हम जो है वो डिस्कस करेंगे सभी सेक्शन वाइज। तो पहले आप गुड्स की जो है क्लासिफिकेशन, इसको ध्यान से समझिएगा। एग्जिस्टिंग गुड्स जो भी मौजूद हैं, जैसे सपोज शॉपकीपर के पास जो है 10 टाइप्स ऑफ टूथपेस्ट मौजूद हैं, तो हमें जो एक चाहिए उसे हम स्पेसिफिक गुड्स कह रहे हैं। एग्जिस्ट तो कर रही हैं उसके पास, पर हमें कौन सी चाहिए जो हम, जिस पे हमने गुड्स को आइडेंटिफाई कर लिया, एग्री कर लिया कि हमें यही ब्रांड का टूथपेस्ट चाहिए, तो उस वो फर्दर स्पेसिफिक गुड्स हो गई। और जिसे हमने अभी स्पेसिफिक नहीं किया, बहुत पड़ी है उसके बाद पास जो है जो ट्यूब है टूथपेस्ट की, तो अभी हमने उसको कोई स्पेसिफिक नहीं किया, तो वो क्या है, अनसर्टेन गुड्स, अनिश्चित है अभी। अब ध्यान से समझ लीजिएगा, जो सेक्शन 19, 20, 21, 22 एंड 24 है, ठीक, ये रूल्स किसके रिगार्डिंग है, जो स्पेसिफिक गुड्स हैं। ये स्पेसिफिक गुड्स की ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी से डील करते हैं ये सेक्शन 19, 20, 21, 22 एंड 24। उसके बाद जो सेक्शन 18, 23 एंड 25 हैं, ये रूल जो है ये डिस्कस करते हैं किस चीज़ की, कौन सी जो है नेचर ऑफ गुड्स के रिगार्डिंग, अनसर्टेन और फ्यूचर गुड्स। इसकी जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी है ये किस वे से होगी, क्या रूल्स होंगे, तो वो हम सेक्शन 18, 23, 25 में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है वो डिस्कस कर रहे हैं कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी जो है इन ए स्पेसिफिक गुड्स। फिर दोबारा दिमाग में रख लीजिएगा अच्छे से कि गुड्स मींस एग्जिस्टिंग गुड्स है, फ्यूचर गुड्स और कंटीजेंट गुड्स भी कई बार जो है आ जाता है जो है शॉर्ट आंसर में भी। तो कंटीजेंट गुड्स भी फ्यूचर गुड्स हैं, ठीक है। कंटीजेंट जिसे हमने जो है कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट में भी पढ़ा था, कंटीजेंट जो है गुड्स थी या एग्रीमेंट थे, उसमें सेक्शन 31 टू 36 हमने पढ़े थे ये सेक्शंस। तो कंटीजेंट मीन दैट डिपेंड अपॉन समथिंग हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ द इवेंट, ये इवेंट के घटना के घटने या ना घटने के ऊपर डिपेंड करता है। तो वही गुड्स, यानी पहले कंटीजेंट को हम फ्यूचर गुड्स की कैटेगरी में ही रखेंगे, ठीक है जी। एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स, क्लियर है, ठीक। स्पेसिफिक, असर्टेन, अनअसर्टेन। अब इसको दोबारा भी जो है वो रिवाइंड करके एक बार पीछे, ठीक है जी, जाकर फिर इसको अच्छे से आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, हमारा जो आज का जो पहला सेक्शन है, सेक्शन 19, प्रॉपर्टी पासिस व्हेन इंटेंडेड टू पास, ठीक है जी। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है कि इंटेंशन होनी चाहिए कि प्रॉपर्टी की हम पर्सन को पास कर रहे हैं, प्रॉपर्टी हम देना चाह रहे हैं। वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ सेल ऑफ स्पेसिफिक और ascertained goods, the property in them is transferred to the buyer at such time as the party to the contract intend it to be transferred. अगर पार्टी की इंटेंशन ही नहीं है ट्रांसफ़र करने की, तो चाहे उसने फिजिकल पोजेशन दे दिया, पर जब तक उसकी इंटेंशन नहीं है तब तक प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफ़र नहीं मानी जाएगी, ठीक। अब फिर ध्यान से समझ लीजिए कि ये जो असर्टेनिंग ऑफ इंटेंशन है, पर्सन का इरादा है कि नहीं ट्रांसफ़र करने का, वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स क्या है, पार्टीज़ का कंडक्ट क्या है और केसेस के सर्कमस्टांसिस क्या है, परिस्थितियाँ क्या है। इस चीज़ के ऊपर हम तय करेंगे कि पर्सन की इंटेंशन है या नहीं। जैसे मान लीजिए अब आप क्लास में बैठे हैं, आपके पास बॉल पेन नहीं है, आपने किसी से पेन ले लिया, आपने रिक्वेस्ट की
तो किसी स्टूडेंट ने आपको बॉल पेन प्रोवाइड करवा दिया, अब वो पर्सन आपको बॉल पेन दे रहा है, उसका इंटेंशन है सेल करने का? नहीं ना। तो उस पर्सन का क्या है कि सिंपल प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र है, पर इंटेंशन टू ट्रांसफ़र नहीं है कि वो सेल में आप उसको कन्वर्ट करें। अब अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन अपीयर्स द रूल कंटेन इन सेक्शन 20 to 24 आर रूल्स फॉर ascertaining the intention of parties as to the time at which the property in the goods is to pass to the buyer। अब जो यही डिफरेंट इंटेंशन की हम बात कर रहे हैं, इसी को ही हम सेक्शन 20 to 24 में पढ़ेंगे कि किस वे में जो है वो प्रॉपर्टी जो है वो पास हो रही है बायर को। ध्यान से समझ लीजिएगा केस ये यूनाइटेड ब्रेवरीज लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश का केस है। ये यूनाइटेड ब्रेवरीज वही हैं जिसमें जो चेयरपर्सन है वो विजय माल्या है किंगफिशर्स का, ठीक, जिसको ये विजय माल्या को ये जो यूनाइटेड ब्रेवरीज हैं ये अपने फादर जो विठल माल्या है उससे इस पर्सन को जो है वो ये कंपनी जो है वो विरासत में मिली है पर्सन को। एट प्रेजेंट चेयरपर्सन है विजय माल्या और होप है कि ये जो है इसकी एक्स्ट्राडिशन जो है वो इंडिया में हो जाएगी, ठीक। अब हम वापस आए अपने केस के ऊपर। क्या है केस, क्या है कि पर्सन बियर मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है और बियर को जो है वो बॉटल प्लस क्रेट जो होता है उसके साथ वो जो है एक बार सेल करता है, कस्टमर को प्राइस पे करना पड़ता है, पर वो जो क्रेट और बॉटल की कीमत है उसको वो क्या है वो रिफंडेबल है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि क्या ये जो सेल टैक्स इम्पोज हो वो सेल टैक्स बियर पे ही लगना चाहिए या बियर की बॉटल और क्रेट के ऊपर भी लगना चाहिए। जैसे नॉर्मली अगर हम बात करें, जैसे हम कई बार हमें कहीं हॉस्पिटल या कहीं इसी जगह जाना पड़ता है तो वहाँ पर हमें कई बार कहा जाता है कि ठीक है जी पेशेंट को आप जो है वो कोई कोल्ड ड्रिंक या लिम्का जो है आप दे सकते हैं। आप वहाँ कैंटीन में जाते हैं हॉस्पिटल की, वहाँ से आप वो लिम्का लेते हैं। वैसे तो आजकल वो जो है प्लास्टिक की बॉटल्स हैं, पर किसी टाइम वो जो ग्लास की बॉटल है वो आपको मिल जाती है, तो वैसे उसकी कीमत है 20 रुपीज़, पर अगर आप उसको 50 रुपीज़ देते हैं या वो पर्सन कहता है जी एक बार आप जो सेलर है, शॉपकीपर है, दुकानदार है, वो आपको कहता है कि ठीक है आप 50 रुपीज़ दे जाएं, जब आप ये बॉटल वापस करेंगे तो आपको 30 रुपीज़ हम रिफ़ंड कर देंगे। तो उस समय जो टैक्स है उसको 20 रुपीज़ पे देना है या 50 रुपीज़ पे। तो सेम ही चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई होगी। कोर्ट क्या हेल्ड कर रही है कि पर्सन का इरादा क्या है। इरादा ये है कि वो बियर को सेल करना चाहता है या बॉटल या क्रेट को सेल करना चाहता है, तो उसकी इंटेंशन जो है ये बॉटल और क्रेट को सेल करने में नहीं है, जबकि उसकी इंटेंशन जो है जो उसके अंदर जो लिक्विड मौजूद है, ठीक, बियर है, उसको ही उसने सेल करना है। तो सेल जो है जो टैक्स इम्पोज किया जाना चाहिए वो सिंपल उस पे ही बियर के ऊपर ही जो है वो होना चाहिए टैक्स, क्योंकि उसका इरादा सिर्फ बियर सेल करने का है, बॉटल या क्रेट सेल करने का नहीं है। अब नेक्स्ट भी केस जो हम डिस्कस करेंगे उसमें भी यही चीज़ है कि अगर सपोज पर्सन ने कोई कार परचेज़ कर रहा है 10 लाख रुपीज़ में, 5 लाख उसको अभी पे कर रहा है, बाकी कह रहा है कि मैं आपको आफ्टर वीक 5 लाख पे कर दूंगा, ठीक। पर वो जो सेलर है वो क्या कह रहा है जी ये कार मेरे पास रहेगी, मैं आपको ट्रांसफ़र नहीं कर रहा, तो वो प्रॉपर्टी सेलर में ही वेस्ट करती है। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी वर्सेस ओ जमीला बीवी का केस भी इसी पे ही बेस्ड है कि पर्सन का जो सेल की अमाउंट है वो है जी 10,000 रुपीज़। इसमें वो पर्सन अपनी जीप को सेल करना चाह रहा है। इसमें पर्सन ने जो है वो सेलर को 2,000 पे कर दिए, ठीक, पर जो 8,000 है वो भी रिमेनिंग है। पोजेशन जो है वो बायर लेके जाना चाहता है गुड्स का, ठीक, पर वहाँ शर्त क्या उन्होंने इम्पोज कर दी, स्टिपुलेशन क्या लगा दी कि बायर के नाम रजिस्ट्रेशन तभी होगी जब वो 8,000 रुपीज़ पे करेगा। यानी बायर जो है वो पूरी अमाउंट पे करने के बाद ही ऑनर बनेगा। तो इस केस के अंदर चाहे उस पर्सन ने 2,000 पे कर दिए, चाहे बायर ने उसका फिजिकल पोजेशन ले लिया, पर प्रॉपर्टी अभी बायर में ट्रांसफ़र नहीं हुई। अगर किसी तरह का भी कोई एक्सीडेंट होता है जैसे कि इस केस में हुआ, तो उसके लिए जो है ऑनर अगर हम आइडेंटिफाई करेंगे तो वो हम कहेंगे कि ऑनर इसमें सेलर ही माना जाए। हाँ, जो एज ए ड्राइवर लाइबिलिटी बनती है, ठीक है जी, बायर की,
ठीक है जी, वो उसकी लाइबिलिटी रहेगी। एज ए बेली उसकी कोई लाइबिलिटी बनती है तो वो उस बायर की रहेगी। रीजनेबल केयर करने की जो उसकी ड्यूटी है सेक्शन 151 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, तो वो उसकी लाइबिलिटी रहेगी, वो नहीं चेंज हो रही। पर अगर हमने ये देखना है कि प्रॉपर्टी एक्चुअल में किस में वेस्ट करती है, तो वो सेलर में ही करेगी, क्योंकि वहाँ पर ये कंडीशन मौजूद थी। इंटेंशन जो थी उसकी सेलर की यही थी कि जब तक अमाउंट पे ना हो तब तक प्रॉपर्टी जो है वो बायर में ट्रांसफ़र नहीं होगी। नेक्स्ट सेक्शन जो है जी सेक्शन 20 है, स्पेसिफिक गुड्स है इन ए डिलीवरेबल स्टेट। ठीक, अगर हमने कोई भी स्पेसिफिक गुड्स है, और स्पेसिफिक गुड्स भी इस तरह की है कि वो डिलीवरेबल कंडीशन में है, कि आप जाओ, आपने चीज़ पसंद की और पसंद करके आपने चीज़ को ले लिया, ठीक है जी, डिलीवरेबल है, तो उसी समय ही प्रॉपर्टी जो है वो बायर में ट्रांसफ़र हो जाएगी। अब इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। आप गए, ठीक, आप शॉपकीपर के पास गए, उसके पास कोई भी गुड्स जो है आपने ली, आपको गए शॉप में एलईडी पसंद आ गई, ठीक। अब एलईडी है, एलईडी में उसने कहा जी ठीक है जी ओके, आपने कहा जी ये लो, ये एलईडी चाहिए, उसने कहा ठीक है जी। अब इसमें पेमेंट कोई मायने नहीं रखती, ठीक है जी, कोई बात नहीं, अनकंडीशनल है कॉन्ट्रैक्ट। तो और आपने कहा ठीक है जी इसको आप रखें, मैं अभी ले जाता हूँ, आगे से शॉपिंग करके आ रहा हूँ। तो अब वो चाहे जो एक्चुअल में एलईडी है वो शॉपकीपर की ही शॉप में मौजूद है, पर प्रॉपर्टी जो है वो बायर में वेस्ट हो गई। फिर ध्यान से समझ लीजिएगा, वेयर देर इज एन अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ पर अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट है किसका, सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स, वो स्पेसिफिक गुड्स जो डिलीवरेबल कंडीशन में है, तो जो प्रॉपर्टी है वो बायर में पास हो जाएगी इमीडिएट, ठीक है जो दैट इज इमटेरियल वेदर द टाइम ऑफ पेमेंट और प्राइस और टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ द गुड्स, या दोनों ही इज़ पोस्टपोन, और बोथ इज़ पोस्टपोन, चाहे उन दोनों को ही पोस्टपोन कर दिया गया हो, पर प्रॉपर्टी जो है वो बायर में वेस्ट होगी, और लॉस अगर कोई होगा तो वो बायर ही बियर करेगा। फिर ध्यान से समझ लीजिएगा, गुड्स जो है वो डिलीवरेबल कंडीशन में होनी चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। इसेंशियल्स ध्यान से समझ लीजिएगा। सबसे पहली चीज़, गुड्स आर स्पेसिफिक एंड असर्टेन्ड गुड्स, असर्टेन्ड हैं, निश्चित की गई हैं, फाइनलाइज हो गई हैं भी, यही गुड्स हैं, यही हमें चाहिए। और गुड्स क्या है, वो डिलीवरेबल कंडीशन में है। कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अनकंडीशनल है, बिना किसी शर्त के है। किसी सेलर ने ये शर्त नहीं लगाई कि पहले आप मुझे पेमेंट करोगे फिर आप गुड्स लेके जा सकते हो। आपको गुड्स पसंद आ गई, आप कह रहे हो ठीक है जी ये गुड्स मुझे चाहिए, मैं इसको ख़रीदना चाह रहा हूँ, दुकानदार कह रहा है ठीक है जी ये गुड्स आपकी हो गई। इसमें पेमेंट ऑफ प्राइस का कोई मायने नहीं, डिलीवरी ऑफ गुड्स आपने एक्चुअल में ली या नहीं ली, पोजेशन सेलर के पास है, बायर के पास है, ये कोई मायने नहीं रखता। प्रॉपर्टी जो है वो बायर में वेस्ट हो जाएगी। हाँ, गुड्स सेलर के पास पड़ी हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बेली वाली होगी, वो उसको केयर करेगा, संभाल के रखेगा, पर वो अब सेलर ऑनर नहीं है, ऑनरशिप जो है वो ट्रांसफ़र होके बायर में जो है वो शिफ्ट हो गई। ठीक, नेक्स्ट है जी, यही केस, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, डार्लिंग वर्सेस बैक्स्टर का केस है। अब इस केस में ध्यान से समझ लीजिएगा कि कॉन्ट्रैक्ट किस दिन हो रहा है, 4 जनवरी। प्राइस कब पे किया जाना है जी, 4 फेब को। और पर वो कह रहा है जी कि ठीक है कॉन्ट्रैक्ट हम आज जो है 4 जनवरी को कर रहे हैं, पेमेंट मैं आपको करूँगा जी 4 फेब को, पर ये गुड्स को मैं रिमूव करूँगा कब, 1 मई को। 1 मई को मैं रिमूव करूँगा। ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब जो वो गुड्स हैं, ठीक, जो फोल्डर है जिसको हम हे यहाँ पे कह रहे हैं, ठीक है जी, तो वो फोल्डर जो है अगर वो डिस्ट्रॉय हो गया बाय फायर, ठीक, बिफोर पेइंग द अमाउंट, पेइंग द मनी, जो मनी उसने पे करनी थी, प्राइस पे करना था उससे पहले ही, पर क्या है प्रॉपर्टी की ऑनरशिप जो है वो बायर को उसी दिन ट्रांसफ़र हो गई थी जिस दिन ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ 4 जनवरी को। जैसे मान लीजिए आप गए किसी दुकानदार के पास, शॉपकीपर के पास, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं उसके पास, आपने कहा ठीक है जी हमें ये एक एलईडी चाहिए, आपने वो एलईडी पसंद कर ली, डिलीवरेबल कंडीशन में है। आपको एक रेफ्रिजरेटर पसंद आ गया, ठीक है, फ्रिज आ गया, आपने एक एसी ले लिया कि आपको जो है वो क्या है कि मैरिज है उसमें आपने ये सगन में देनी है जी सभी चीज़ें। अब ये आप कह रहे हैं कि ठीक है ये आप सामान जो है, ठीक है हमारा हो गया, ये अब
पेमेंट हम आपको करेंगे 2 दिन के बाद, पर ये सामान हम उठाएंगे आफ्टर अ वीक, क्योंकि एक हफ्ते बाद संडे को सगन है, यहीं से उठा के सामान आपकी शॉप से ही हम जो है वो पैलेस में ले जाएंगे। तो अब क्या है, एग्री हो गया तो कोई दिक्कत नहीं। जिस दिन आपने ये चीज़ एग्रीमेंट किया, प्रॉपर्टी उसी दिन ही जो है वो बायर में वेस्ट होगी। अगर जिस दिन आप ये करके गए, नेक्स्ट मॉर्निंग ही अगर उस शॉप को अगर कुछ नुकसान हो जाता है, कोई शॉर्ट सर्किट हो गया, तो उसका लॉस जो है वो बायर ही बियर करेगा। यही केस जो है यहाँ पर चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है। अब ध्यान से ये समझ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट केस भी इसी पे ही बेस्ड है कि जहाँ पर स्पेसिफिक लॉट जो है शुगर बैग का, ठीक, उसकी नीलामी है, ऑक्शन है, और वो शुगर डिलीवरेबल कंडीशन में जैसी है वैसी ही दे दी जाएंगी। और जब ही पर्सन का बिड एक्सेप्ट हुआ, बिड को, बोली को एक्सेप्ट कर लिया गया, ठीक है, 1 2 3 कह के फाइनल कर दिया गया, इमीडिएट जो प्रॉपर्टी इन गुड्स है पास टू द बायर, उसी समय जो प्रॉपर्टी है वो बायर में चली जाएगी। अब ये सेक्शन है जी, अब इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। सेक्शन 21 क्या कह रहा है कि स्पेसिफिक गुड्स तो है बट नॉट इन ए डिलीवरेबल स्टेट। अभी उसको डिलीवरेबल स्टेट में आने में क्या है, अभी एफर्ट्स लगने हैं, अभी उसको कन्वर्ट किया जाना है कि वो डिलीवरेबल स्टेट में आए। जैसे स्पेसिफिक गुड्स है टू बी पुट इनटू ए डिलीवरेबल स्टेट, जहाँ पे हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं किसका, स्पेसिफिक गुड्स। गुड्स स्पेसिफिक है, जैसे हम किसी जो है फर्नीचर शॉप पे गए, फर्नीचर शॉप के ऊपर हमें सेंटर टेबल जो है वो पसंद आ गया, ठीक, वुडन सेंटर टेबल है, हमें पसंद आ गया। ये क्या है, स्पेसिफिक गुड्स है कि यही गुड्स हमें सेंटर टेबल चाहिए, ओके, ठीक। और 21 सेक्शन क्या कह रहा है कि ये अभी डिलीवरेबल कंडीशन में नहीं है, यानी इस पर अभी पॉलिश होनी बाकी है। अगर पॉलिश हुई हो, डिलीवरेबल कंडीशन में हो, कोई कंडीशन इम्पोज ना की हो पेमेंट ऑफ प्राइस की, तो सेक्शन 20 अप्लाई होगा, 21 नहीं, तो वो इमीडिएट प्रॉपर्टी बायर में वेस्ट हो गई। जैसे आपने कहा जी ठीक है जी सेंटर टेबल ओके, सेलर भी आपको रेडी है देने में, अनकंडीशनल है, तो प्रॉपर्टी बायर में चली जाएगी। पर सेक्शन 21 क्या कह रहा है कि स्पेसिफिक गुड्स तो है, पर वो स्पेसिफिक गुड्स जो है वो अभी डिलीवरेबल कंडीशन में नहीं है, उसको डिलीवरेबल कंडीशन में आने के लिए अभी एफर्ट्स लगने हैं, ठीक। तो इसके इसेंशियल्स ध्यान से समझ लीजिएगा। क्या है, कॉन्ट्रैक्ट किस चीज़ के रिगार्डिंग है, देयर मस्ट बी ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स। स्पेसिफिक गुड्स के रिगार्डिंग जो है वो कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक। और द सेलर मस्ट बी बाउंड टू डू समथिंग टू द गुड्स, कुछ गुड्स पे उसने अभी करना बाकी है। और समथिंग किस चीज़ से हम रिलेट कर रहे हैं, मस्ट रिलेट टू पुटिंग ऑफ द गुड्स इन ए डिलीवरेबल स्टेट, कि उसको डिलीवरेबल कंडीशन में लाने के लिए ये चीज़ ज़रूरी है। एंड द सेलर मस्ट हैव डन द थिंग, सेलर ने वो काम कर दिया। अब सेलर ने वो काम कर दिया तो ऑटोमेटिकली प्रॉपर्टी वेस्ट नहीं होगी बायर में। मान लीजिए वो कह रहा है जी अभी तो इसको पॉलिश होने में टाइम लगेगा, आपने कहा कोई नहीं ठीक है जी पॉलिश हो जाएगा, तो ठीक है। अब वो जो लास्ट हम पॉइंट की बात कर रहे हैं कि जब तक बायर को इन्फॉर्म ना कर दिया जाए कि ये रेडी हो गया जी, पॉलिश होगी, आपका तैयार है सामान, ठीक है जी, द बायर मस्ट हैव नोटिस दैट द सेलर हैज़ पुट देम इनटू ए डिलीवरेबल स्टेट, कि अब जो सेलर है इसने उसको डिलीवरेबल स्टेट में कन्वर्ट कर दिया। जब तक इसका नोटिस नहीं दिया जाएगा बायर को, तब तक बायर में प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं होगी, ठीक है जी। स्पेसिफिक गुड्स है, पर स्पेसिफिक गुड्स डिलीवरेबल कंडीशन में नहीं है, इसको डिलीवरेबल कंडीशन में लाने के लिए हमें कुछ करना अभी इसके ऊपर बाकी है। जब वो डिलीवरेबल कंडीशन में आ गई, जब वो सेंटर टेबल जो है वो पॉलिश हो गया, इसका हमने नोटिस कन्वे कर दिया बायर को, तो अब प्रॉपर्टी जो है वो बायर में ट्रांसफ़र हो जाएगी। अब ध्यान से समझ लीजिएगा केस जो है, अब इसमें कॉन्ट्रैक्ट है, क्या है जी, कॉन्ट्रैक्ट में शर्त आएंगी इसमें जो है फर्दर इस चीज़ को, जैसे यहाँ पे FOR लिखा है, दैट इज़ फ्री ऑन रेलवे, ये हम पढ़ेंगे जब हम टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे अपना परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को लेके। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में सेक्शन 31 to 44 हम डिस्कस करेंगे। FOB है, FOR है, CIF है। FOR मीन्स फ्री ऑन रेल, FOB मीन्स फ्री ऑन बोर्ड, CIF मीन्स कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट। ये फर्दर आगे हम डिस्कस करेंगे, पर इन शॉर्ट हम बता दें कि इसमें लाइबिलिटी है सेलर की कि वो रेलवे तक उसको पहुंचाएगा,
ठीक है जी, ऑन बोर्ड पहुंचाने की जिम्मेवारी है, या जिसमें कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट है कि एक बार ये किराया भाड़ा लगा के सेलर उसको भेजेगा, उसके बाद पे करेगा बायर। तो यहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्ट है कि जो कंडेंसिंग इंजन है उसको, जो फिलहाल कंक्रीट के साथ सीमेंटेड है, फ्लोर में फिक्स्ड है परमानेंटली, इसको क्या किया जाना है, डिटैच किया जाना है, डिसमेंटल किया जाना है बिफोर डिस्पैच। जब ये इसको पर्सन मतलब डिटैच करेंगे फ्रॉम द अर्थ, और वो डिटैच करने के बाद, डिसमेंटल करने के बाद, उसके जो पुर्जे हैं उसको अलग करने के बाद, जब तक वो रेलवे को नहीं पहुंचाया जाएगा तब तक जो रिस्क इसमें है रहेगा वो सेलर में, उसके बाद जो है वो बायर में रहेगा। और जब वो उसको सेपरेट कर रहे थे उसी समय ही जो इंजन है वो ख़राब हो गया, उसको जो है मतलब डिस्ट्रॉय हुआ, डैमेज्ड हो गया, ठीक। तो इसके लिए कोर्ट हेल्ड कर रही है कि प्रॉपर्टी अभी बायर में वेस्ट नहीं हुई, सो दैट्स वाई जो है वो इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो रिस्पॉन्सिबल सेलर ही रहेगा। फिर ध्यान से समझ लीजिएगा, अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, आप ये कह रहे हैं कि ठीक है जी कॉन्ट्रैक्ट है और जिसमें अभी उसको डिलीवरेबल कंडीशन में आना है, ठीक। आपने पर्सन को कह दिया कि ठीक है जी ये अभी जो सेंटर टेबल है, ठीक, इसको आपने हमारे को वो जो हमारा पार्क वेन्यू करके अपार्टमेंट है उसके 7th फ्लोर के ऊपर जो हमारा फ्लैट है वहाँ पर आपने ये पहुँचाना है सेंटर टेबल। तो वहाँ तक पहुँचाने की जिम्मेवारी किसकी, सेलर की। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट है तो उसके लिए सेलर ही रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर कोई सपोज ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट उसको कुछ नुकसान होता है तो उसके लिए सेलर रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि बायर में प्रॉपर्टी वेस्ट नहीं हुई। और अदरवाइज़ क्या है कि अगर आपने सपोज वो डिलीवरेबल कंडीशन में है, सेंटर टेबल है, पॉलिश हो चुका, सब चीज़ ओके, आपने पेमेंट कर दिया, ठीक, या पेमेंट नहीं भी किया, दैट इज़ इमटेरियल, तो वो प्रॉपर्टी इमीडिएट जो है वो बायर में वेस्ट हो जाती है। तो ये इसको समझना ज़रूरी है। अगर इसके कंट्रेरी कॉन्ट्रैक्ट है, हम कंट्रेरी कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, उसको हम FOR, FOB, CIF, कॉस्ट इंश्योरेंस रेट, जिसे आज के टाइम में कैश ऑन डिलीवरी कहते हैं, ठीक है। जैसे आपने गुड्स कोई ऑनलाइन मंगवाई तो अब गुड्स आपने कैश ऑन डिलीवरी पे मंगवाई, अब गुड्स कोई रास्ते में डैमेज हो गई, ठीक है, कोई फायर है, फ्लड है, किसी भी तरीके से, तो उसका लॉस कौन बियर करेगा, सेलर, बायर नहीं। बायर के पास जब वो गुड्स आ जाएगी उसके बाद वो उसका जो है पेमेंट करेगा। अब ध्यान से समझना जी, सेक्शन 22 है, स्पेसिफिक गुड्स इन अ डिलीवरेबल स्टेट व्हेन द सेलर हैज़ टू डू एनीथिंग देयर टू इन ऑर्डर टू असर्टेन द प्राइस। मीन्स इसमें क्या है कि जो पर्सन है, सेलर है, उसने अभी क्या करना है, उसका कोई वे करना है, कोई मैयर है, कोई टेस्ट है, और टू डू सम एनी अदर एक्ट जो किस चीज़ को इंडिकेट करे, जो इंडिकेट करे कि उसका जो पर्पस है फॉर असर्टेनिंग द प्राइस, कि उसका कीमत तय करे, तभी वो प्रॉपर्टी जो है वो बायर में ट्रांसफ़र होगी। जैसे मान लीजिए मैंने एग्जांपल दी थी पहले कि पर्सन के पास स्टॉक में सपोज 100 टन राइस या फ्लोर पड़ा है, ठीक। अब ये जो 100 टन राइस है, ये जब तक हमें कितनी क्वांटिटी चाहिए, सिर्फ 10 टन। जब ये क्वांटिटी को अलग से वज़न करके रख लिया जाएगा तभी प्रॉपर्टी बायर में ट्रांसफ़र होगी। मान लीजिए हम किसी क्लॉथ की जो है क्लॉथ मर्चेंट है उसकी शॉप के ऊपर गए, तो हमने कहा जी हमें ये जो है ड्रेस या ये कपड़ा ये हमें पसंद है, तो अभी उसको मीटर में मैयर करना है, नापना है, ठीक है। जब तक वो मैयर नहीं करेगा तब तक प्रॉपर्टी कहाँ से वेस्ट होगी। हम कह रहे हैं जी हमें ये 5 मीटर, ठीक है, कपड़ा चाहिए, तो जब वो उसको मैयर कर लेगा 5 मीटर को, उसको अलग कर लेगा अपने जो है स्टॉक से, तब प्रॉपर्टी बायर में वेस्ट होगी। मान लीजिए हमें कोई गुड्स चाहिए जो डज़न में है, ठीक, जब वो डज़न में काउंट कर ली जाएंगी तब प्रॉपर्टी बायर में ट्रांसफ़र होगी, ठीक। इस तरह का मतलब कोई चीज़ है जो बायर ने, एक स्पेसिफिक गुड्स है पर वो डिलीवरेबल स्टेट में भी है पर उसके साथ कुछ किया जाना अभी बाकी है, ठीक। स्पेसिफिक गुड्स है कि यही हमें कपड़ा चाहिए, डिलीवरेबल कंडीशन में भी है कि ठीक है आपको अभी मिल जाएगा, कोई फर्दर उसके ऊपर कुछ नहीं करना, पर उसमें क्या है कि हमें मैयर करना बाकी है। तो जब तक वो कर लिया जाएगा उसके बाद प्रॉपर्टी जो है वो बायर में ट्रांसफ़र होगी। इसके एसेंशियल जो है ध्यान से समझ लीजिएगा। सबसे पहले क्या है, वही चीज़, कॉन्ट्रैक्ट किस चीज़ के रिगार्डिंग हो, स्पेसिफिक और असर्टेन गुड्स के रिगार्डिंग।
गुड्स क्या है, डिलीवरेबल कंडीशन में है, ठीक। द सेलर मस्ट बी बाउंड टू वेव, मेजर, टेस्ट और टू डू सम अदर एक्ट और थिंग्स विद रेफरेंस टू द गुड्स फॉर असरटेनिंग द प्राइस, पर्पस भी इसका यही है। और ये करने के बाद बायर ने जो है उसको नोटिस भी दे दिया हो, ठीक है जी, सॉरी सेलर ने जो है वो नोटिस दिया हो बायर को कि भाई ये जो गुड्स हैं ये स्पेसिफिक कर ली गई हैं, मेजर कर लिया गया है, अब ये गुड्स जो हैं इसकी प्रॉपर्टी जो है वो आप में ट्रांसफ़र हो रही है। अब पर्सन जो है वो बायर में प्रॉपर्टी शिफ्ट होगी तो बायर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा। फिर ध्यान से समझ लीजिएगा, जहाँ पर हमें कुछ गुड्स चाहिए, ठीक है जी, और वहाँ पर बहुत सारी गुड्स और भी मौजूद है, जैसे कि हमें सपोज असाइनमेंट बनानी है और हमें जो है वो 50 पेजेस रिक्वायर्ड है, ठीक, और पर्सन के पास 500 पेजेस हैं। अब वो 500 पेजेस यही क्वालिटी के हमें चाहिए इसमें से, ठीक है, वो हमने स्पेसिफिक कर लिया, डिलीवरेबल कंडीशन में भी हैं, पर उसका मेजर करना अभी बाकी है। जब वो काउंट करके आपको 50 पेजेस अलग कर देगा कि ये लीजिए 50 पेजेस, तो तब आप में प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो जाएगी। मान लीजिए आप किसी शॉप पे गए, ठीक, और शॉप पे जाने के बाद आपने उसको लिस्ट दे दी शॉपकीपर को कि ये हाउस होल्ड आइटम्स जो हैं वो चाहिए, रिक्वायर्ड है, उसके पास वो सारी मौजूद हैं, रैक में पड़ी हुई हैं। अब रैक में कौन सी आपकी है, कौन सी दुकानदार की है, ये नहीं पता। जब वो सेपरेट कर देगा कि ये आपका जो है ये, ठीक है जी, MDH का जो है पाउडर है, ठीक, ये आपका टूथपेस्ट है, ये आपके जो है जो भी आपको रिक्वायर्ड्स है, ठीक है जी, आइटम को राइस है, कोई शुगर है, कोई टी है, तो वो सेपरेट कर दी जब, ठीक है जी, किसी हिसाब से उसको मेजर कर लिया, जहाँ उसका वज़न करना है वज़न कर दिया, जहाँ उसको कोई, ठीक है जी, किसी भी तरीके से काउंट करना है डजन में या कुछ है, जब वो कर लिया तब प्रॉपर्टी जो है वो वेस्ट होगी बायर में, ठीक। अब ध्यान से समझ लीजिएगा ये केस भी, इसमें भी क्या है कि कुछ क्वांटिटी को अभी उसने, ठीक है जी, आइडेंटिफाई कर लिया, जो रिमेनिंग अमाउंट है अभी उसको उस पर्सन ने कुछ आइडेंटिफाई नहीं किया, अभी उसको जो है वज़न नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो जो हो चुका है उसके लिए तो बायर में प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होगी, बायर रिस्पॉन्सिबल है, जो नहीं हुआ उसके लिए सेलर ही रिस्पॉन्सिबल होगा, बायर नहीं, अगर किसी तरह से भी कुछ उन गुड्स को नुकसान हो जाता है तो। सेक्शन 24 है जी, 23 हम नेक्स्ट 18, 23 और 25 डिस्कस करेंगे। ये जो स्पेसिफिक गुड्स हैं उसका हम जो अब लास्ट सेक्शन ये डिस्कस कर रहे हैं, सेक्शन 24, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल और ऑन सेल और रिटर्न। अब इस चीज़ को ध्यान से समझ लीजिएगा, कई बार क्या होता है कि गुड्स जब हम परचेज़ करते हैं तो वो अप्रूवल होती हैं कि ठीक है, हम चाहें तो उसको एक्सेप्ट करें, चाहे तो हम वापस कर दें। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ आप लेने गए, कोई चीज़ जो है आप उसके लिए अभी डाउटफुल हैं कि उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है अभी कि भी वो गुड्स सही हैं या नहीं है, तो दुकानदार आपको क्या कहता है कि आप इसको ले जाएं, ठीक है जी, आप इसको 1 हफ़्ता इस्तेमाल करें, ना पसंद आए तो मुझे वापस कर दीजिएगा, ठीक। जब इस तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो उसमें क्या होगा, उसमें प्रॉपर्टी कब वेस्ट करेगी, फिर ध्यान से समझ लीजिएगा। मान लीजिए आपने अपने फ्रेंड से कोई बाइक या एक्टिवा परचेज़ करनी है, ठीक, तो आप कह रहे हो भी ठीक है मुझे पसंद तो आ गई, पर मैं अभी घर में दिखाऊंगा, ब्रदर को दिखाऊंगा या कुछ है, फिर हम देखेंगे, डिसाइड करेंगे। तो वो कहता है भाई कोई बात नहीं, आप इसको 1 हफ़्ता अपने पास रखें, ठीक है जी, 1 हफ़्ते में आपको पसंद आ गया, ठीक, नहीं आ गया मुझे वापस कर दीजिएगा, ठीक है जी। जहाँ पर पर्सन ने जो है वो गुड्स को हम क्या कर रहे हैं, ऑन अप्रूवल कर रहे हैं, ये या तो सेल में कन्वर्ट हो जाएगा या रिटर्न कर दिया जाएगा। कब ये प्रॉपर्टी पास होगी बायर को, व्हेन ही सिग्निफाइज हिज अप्रूवल और एक्सेप्टेंस टू द सेलर, जब वो सिग्निफाई कर ले, जैसे उसने कहा था कि ठीक है जी आप 1 हफ़्ता इस बाइक को, ठीक है, चला लें, रख लें अपने पास, उसके बाद आप, ठीक है, इसको रखना रख लीजिएगा, नहीं तो वापस कर दीजिएगा। अब अगर पर्सन ने दूसरे दिन ही उसको फ़ोन किया कि ठीक है जी बाइक आपकी बहुत अच्छी लगी, ब्रदर फादर वो एग्री हैं जी, फैमिली मेरी, तो वो दूसरे दिन ही बायर में प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो गई, ठीक। और जहाँ पर अगर हम बात करें कि पर्सन जो है वो सिग्निफाई नहीं कर रहा हिज अप्रूवल और एक्सेप्टेंस टू द सेलर, पर उसने क्या किया, अपनी गुड्स को रिटेन करके रखा विदाउट गिविंग नोटिस ऑफ रिजेक्शन, उसने ये नहीं बताया कि वो इस गुड्स को रिजेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक,
और जो टाइम फिक्स किया गया था, ठीक, जैसे उसने कहा था भी आप इसको 7 दिन के लिए, ठीक है, इस्तेमाल कर लें, देख लें, और जहाँ पर टाइम पीरियड कोई मेंशन नहीं है, ठीक है, वैसे ही आप ले आए गुड्स को, उन्होंने कहा ठीक है जी, पसंद आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो आप वापस कर दीजिएगा। तो उस समय क्या होगा, इफ़ नो टाइम हैज़ बीन फिक्स्ड ऑन द एक्सपायरी ऑफ अ रीजनेबल टाइम, तो वहाँ पर हम रीजनेबल टाइम बीतने के बाद ये मानेंगे कि अगर पर्सन ने गुड्स को वापस नहीं किया तो भाई उसने गुड्स को क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया, अप्रूवल दे दिया, अब प्रॉपर्टी बाहर में वेस्ट हो जाएगी। ठीक, आपको उसने 7 डेज़ का कहा कि ठीक है जी 7 डेज़ आप इसको यूज़ करें, ना आपको पसंद आए वापस कर दीजिएगा, ठीक, और आपने 7 दिन के बाद भी उसको गुड्स वापस नहीं की, तो ये क्या माना जाएगा कि आपने उस गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया। इसके एसेंशियल्स भी ध्यान से समझ लीजिएगा। व्हेन द बायर सिग्निफाइज टू द सेलर दैट ही हैज़ अप्रूव्ड और एक्सेप्टेड द गुड्स, जो हमने पहले डिस्कस कर लिया, ठीक है जी। फिर उसके बाद क्या है, व्हेन द बायर अडॉप्ट्स द ट्रांजैक्शन, अब वो अडॉप्ट कैसे कर रहा है, ठीक, जब वो खुद इस तरह डील कर रहा है कि वो खुद ही ऑनर हो। इस केस में भी क्या है कि पर्सन को डायमंड मिले, ठीक, अब वो वही है सेल या एक्सेप्ट करेगा या रिटर्न करेगा। उस पर्सन ने क्या किया कि फर्दर उन जो डायमंड्स उसको मिले थे उसने आगे उसको किसी को दे दिया। जैसे मान लीजिए जो आपने फ्रेंड से बाइक लिया था, उसने कहा जी ठीक है ये मैं बाइक आपको या एक्टिवा जो है वो 20,000 में आपको दे दूंगा। आपने कहा ठीक है जी, भी मैंने चेक करना है, दिखाना है, तो उन्होंने कहा ठीक है जी आप हफ्ता इसको चलाएं, आपको पसंद आए तो रख लीजिए, नहीं आए तो आप मुझे वापस कर दीजिएगा। ठीक, पहली चीज़ आपने दूसरे दिन उसको कह दिया, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें आपकी प्रॉपर्टी आप में ट्रांसफ़र होगी, अब आप मालिक बन गए, अब आप में ओनरशिप आ गई। दूसरी चीज़, अगर आप ना उसको, अब आपने क्या किया कि जो ये 7 दिन थे, 7 दिन के बीच में तीसरे दिन आपने उस बाइक को फर्दर किसी को 25,000 में सेल कर दिया। ठीक है जी, जब आपने किसी तीसरे पर्सन को सेल कर दिया, इट मीन्स आपने क्या कहा, आपने क्या उसको एक्सेप्ट किया पहली ट्रांजैक्शन को, फिर ही उसको सेल किया ना। जब आप उसको क्या है, जो बायर है कंसीडर हिमसेल्फ एज द ओनर ऑफ अ गुड्स, जब वो अपने आप को वो ओनर ऑफ गुड्स की तरह कंसीडर कर रहा है पर्सन बायर, तो इसको हम क्या कहेंगे कि प्रॉपर्टी बायर में ट्रांसफ़र होगी। और थर्ड तो हमने वो जो डिस्कस कर ही लिया था कि व्हेन द बायर नाइदर सिग्निफाइज हिज अप्रूवल, ना ही उसने कोई नोटिस दिया रिजेक्शन का, जो टाइम पीरियड एक्सपायर कर गया उसके बाद, और जहाँ पे टाइम पीरियड नहीं मेंशन तो विद इन ए रीज़नेबल टाइम उसको इन्फॉर्म करना है कि मैं ये गुड्स वापस करना चाहता हूँ। अगर वो विद इन रीज़नेबल टाइम रिफ्यूज़ रिजेक्ट नहीं करता तो आफ्टर एक्सपायरेशन ऑफ अ रीज़नेबल टाइम जो बायर है उसमें प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो जाएगी। अब सेक्शन 63 ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट क्या कहता है कि रीज़नेबल टाइम क्या है, दैट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ अ फैक्ट। और रीज़नेबल टाइम में वही चीज़ आ गई भी, जहाँ कोई टाइम पीरियड जो है प्रेस्क्राइब्ड नहीं है तो वो तय होगा, ठीक है जी, इन द कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन द पार्टीज, यूजेस ऑफ ट्रेड या अदर सर्कमस्टांसेस आर टेकन इनटू अकाउंट। वो सारे सर्कमस्टांसेस जो हैं, सारी परिस्थितियों को देखा जाएगा कि भाई ये जो रीज़नेबल टाइम है ये क्या है। किसी चीज़ में, किसी गुड्स की ट्रांजैक्शन में रीज़नेबल टाइम 1 दिन हो सकता है, किसी में 1 हफ्ता हो सकता है, किसी में 1 महीना हो सकता है, जिसमें प्राइस बहुत जल्दी फ्लक्चुएट हो रहे हैं, ठीक है जी, उसमें विद इन ए डे उसको बताना है। जिसमें प्राइस आफ्टर वीक चेंज हो रहा है उसको 1 हफ्ते बाद उसको बताना है। जहाँ उसको कोई प्रॉपर्टी है, कोई मूवेबल प्रॉपर्टी, कोई लैंड परचेज कर रहा है तो 1 मंथ उसके लिए जो है वो रीज़नेबल है। शेयर है तो उसमें अलग होगा, प्राइस है, गोल्ड है, फ्लक्चुएट होता है, तो ये क्या है सर्कमस्टांसिस पे बेस्ड होगा कि कब तक उसको इन्फॉर्म करना है। नेक्स्ट है जी केस जो हम डिस्कस करेंगे। इस केस में भी जो लेडी है वो गोल्ड ऑर्नामेंट परचेज कर रही है, ठीक, पर किस प्रॉमिस से उसने लिया कि भाई अगर पसंद आ गया तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं शाम को वापस कर दूंगी। पर वो लेडी ने बिना कोई रिजेक्शन का नोटिस दिए हुए उस गुड्स को, उस गोल्ड ऑर्नामेंट को अपने पास ही रखा, तो अब ये माना जाएगा कि वो प्रॉपर्टी लेडी में, बायर में ट्रांसफ़र हो गई। अब ये चीज़ देख लीजिएगा, अगर सपोज़, अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि अगर सपोज़ वो 1 हफ्ते के लिए आपको जो है वो बाइक मिला, ठीक है जी, तो अगर वो बीच में डिस्ट्रॉय हो गया, डैमेज हो गया, तो अब यहाँ पे हम देखें जैसे इस केस में है कि पर्सन है, बायर ने एक हॉर्स परचेज कर रहा है, और उसको जो टाइम पीरियड है उसका वो क्या है 8 डेज़, या तो 8 दिन में वो
उसको हाँ कर देगा या फिर वापस करेगा। और 8 दिन अगर बीत गए तो उसके बाद ऑटोमेटिकली प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो जाएगी बायर में, अगर वो इन्फॉर्म नहीं करता। अब ये 8 दिन के बीच में ही, ठीक है जी, होर्स की जो है वो, मतलब अब वही चीज़ है, किसी की गलती नहीं है, ना बायर की है ना ही सेलर की है। और अगर होर्स जो है वो मर जाता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो सेलर है वो ही ऑनर कंसीडर होगा, बायर में अभी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं हुई। बायर जो है वो एज ए बेली वर्क करेगा, उसके ऊपर जो है वो रीज़नेबल केयर करने का जो है एक बर्डन जो है या उसकी ड्यूटी जो है वो उस बायर की रहेगी कि वो रीज़नेबल केयर करे। अगर वो ये प्रूव कर दे कि उसने रीज़नेबल केयर की है, जैसे सेक्शन 151 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, सेक्शन 152 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है एक्ट है, जिसमें कि अगर वो पर्सन जो है रीज़नेबल स्किल केयर एक्सरसाइज करता है, उसके बाद जो है वो बायर की या बेली की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। ठीक, ये हमने जो अभी तक डिस्कस किया था वो किया था ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी स्पेसिफिक गुड्स के रिगार्डिंग। ठीक है जी, अब हम डिस्कस कर रहे हैं अनसर्टेन गुड्स या फ्यूचर गुड्स के रिगार्डिंग। तो सेक्शन जो है 18 हम इसमें डिस्कस करेंगे। सेक्शन 18 क्या कहता है कि गुड्स जो है दैट मस्ट बी असर्टेन्ड। प्रॉपर्टी तब तक बायर में ट्रांसफ़र नहीं होगी जब तक वो असर्टेन्ड ना हो जाए। ठीक है, नो प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज ट्रांसफर टू बायर अनलेस एंड अनटिल द गुड्स आर असर्टेन, जब तक वो निश्चित ना हो। अगर वो गुड्स निश्चित नहीं है तो हम इसे जो है वो, ठीक, कंप्लीट सेल नहीं कहेंगे, हम इसको कहेंगे एग्रीमेंट टू सेल, प्रॉमिस टू सेल। ये उस कैटेगरी में आएगा। सेल तभी होगा जब उसको हम स्पेसिफिकली असर्टेन्ड कर लेंगे, निश्चित कर लेंगे। अब एग्रीमेंट टू सेल और सेल में क्या फ़र्क है ये आपको भी ध्यान से समझना है। ठीक है जी, कि जब तक पर्सन जो है वो, अगर सपोज़ किसी पर्सन के पास 1000 जो केजी जो है वो कॉटन अवेलेबल है, ठीक, हमने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि मुझे 100 केजी जो है वो कॉटन रिक्वायर्ड है। ठीक, अब ये हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 100 केजी अभी अलग नहीं किया, तो ये कंसीडर होगा एग्रीमेंट टू सेल। जब वो अलग कर लेगा, सेपरेट कर लिया जाएगा, आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा, तब वो बन जाएगा सेल। ठीक, फिर ध्यान से समझ लीजिएगा, ये केसेस भी उसी चीज़ से ही डील करते हैं, दोनों से ही। जहाँ पर हमने वो जो है 50 टन उसके पास ऑयल है, हमें कितना 90 टन उसके पास ऑयल है, हमें कितना रिक्वायर्ड है 50 टन। तो जब वो 90 टन में से 50 टन सेपरेट कर ले, ठीक है जी, 30 टन हेम्प में से जो है वो 10 टन को सेपरेट कर ले, तो उस समय प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होगी। ठीक है जी, क्लियर, जब तक उसको अप्रोप्रिएट ना कर लिया जाए अनसर्टेन गुड्स को। अब सेल ऑफ अनसर्टेन गुड्स एंड अप्रोप्रिएशन, इसको हम क्या कहेंगे, ये इसी चीज़ से डील कर रहा है सेक्शन, कि अनकंडीशनल अप्रोप्रिएशन मीन्स है कि जो सेलर है उसने कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा वर्क किया हो जो उसके ऊपर, उसको डिलीवरेबल स्टेट में लेके जाता है, उसको कन्वर्ट करता है। ठीक, फिर यहाँ पे ध्यान से समझ लीजिएगा कि ये जो अनसर्टेन गुड्स है, अनसर्टेन गुड्स को अप्रोप्रिएट, अनकंडीशनली अप्रोप्रिएट किया जाए, जिसे हम कहते हैं एक्सेप्ट करना बिना किसी शर्त के, उसको कन्वर्ट करना। अनसर्टेन या फ्यूचर गुड्स है, उसको डिलीवरेबल स्टेट में लेके आना, तो हम कहेंगे कि इसको हमने अप्रोप्रिएट कर दिया। अब अनकंडीशनल अप्रोप्रिएशन कैसे होगा? ठीक, इसमें क्या चीज़ शामिल है? involves selection of goods with the intention of using them in performance of the contract and with the mutual consent of the seller and buyer। जब हमने आइडेंटिफाई कर लिया गुड्स को, अब नॉर्मली देखा जाए तो अप्रोप्रिएशन कहीं भी डिफाइन नहीं है इस एक्ट में, पर यहाँ पर अगर हम जो है अप्रोप्रिएशन का मतलब लेंगे वो यही है, गुड्स को आइडेंटिफाई कर देना। और वैलिड अप्रोप्रिएशन के लिए क्या क्या चीज़ रिक्वायर्ड है? उसके लिए रिक्वायर्ड है पहली तो चीज़ कि कंफर्म हो, जैसे डिस्क्राइब किया गया है डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंगली, क्वालिटी क्वांटिटी वही चीज़ हो, डिलीवरेबल स्टेट में लेके आना, अनकंडीशनल होना, और जो ये अप्रोप्रिएशन है दैट मे बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड दोनों ही वे में हो सकता है। फिर ध्यान से समझ लीजिएगा, अप्रोप्रिएशन मीन्स, ठीक, द गुड्स आर
आइडेंटिफाइड, कि गुड्स को हमने आइडेंटिफाई कर लिया, तय कर लिया कि यही गुड्स जो हैं अब रिक्वायर्ड हैं। ठीक, इसको हमने कह दिया अप्रोप्रिएशन। सेक्शन 25 है कि रिजर्वेशन ऑफ राइट्स ऑफ डिस्पोजल। ठीक, अब जैसे मान लीजिए पहले हमने 23 सेक्शन में भी ये चीज़ डिस्कस किया है कि अगर पर्सन जो है फ्यूचर गुड्स है, अनसर्टेन गुड्स हैं, उसको हमने निश्चित कर लिया, अप्रोप्रिएट कर लिया। ठीक, जैसे यहाँ पे हमने लिखा, जैसे कि सपोज पर्सन के पास क्या है, 100 बैग सीमेंट के पड़े हैं, हमें चाहिए 10 बैग सीमेंट के। अब क्या है कि हमने जो सीमेंट कहा था कि ठीक है बिरला वाइट सीमेंट चाहिए, ठीक है जी, उसकी क्वालिटी क्या है, बिरला वाइट सीमेंट। क्वांटिटी कितनी चाहिए वो हमने बता दिया जी, 10 बैग्स चाहिए। और वो क्या है, गुड्स को हमने डिलीवरेबल स्टेट में ले आए कि ठीक है जी इसको हम कर सकते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अप्रोप्रिएशन क्या है, अनकंडीशनल, इसमें कोई शर्त नहीं है, कोई पेमेंट ऑफ प्राइस की पहले इतनी अमाउंट आपको जो है पे करनी है, इस तरह की कोई शर्त नहीं है, अनकंडीशनल है। तो उस समय क्या होगा, और वो जो गुड्स हैं जो असेंट हैं, ठीक, अदर पार्टी की भी होनी चाहिए, यानी बायर की भी हो, और वो जो असेंट है दैट में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, इस वे में भी हो सकती है। तो अब उस कंडीशन में क्या होगा कि वो जो अनसर्टेन गुड्स थी वो हो गई स्पेसिफिक कर लिया हमने उसको, असर्टेन कर लिया। तो वो सेक्शन 18 जो है वो यही कह रहा है कि गुड्स मस्ट बी असर्टेन्ड होनी चाहिए। अब रिजर्वेशन ऑफ द राइट ऑफ डिस्पोजल, जहाँ पर और जब भी, ठीक, नॉटविथस्टैंडिंग द डिलीवरी ऑफ द गुड्स टू बायर, चाहे बायर को गुड्स की डिलीवरी हो गई या किसी कैरियर को दिया गया है या बेली को दिया गया है, चाहे वो बायर को गुड्स डिलीवर हो भी जाएं, पर अगर हमने रिजर्व किया हुआ है अपना राइट ऑफ डिस्पोजल, तो प्रॉपर्टी बायर में ट्रांसफ़र नहीं होगी। ठीक, सेल किस चीज़ की है, स्पेसिफिक गुड्स की। और वेयर द गुड्स ऑफ सब्सिक्वेंटली अप्रोप्रिएट भी कर लिया, जो सेक्शन 23 कह रहा है उसके अकॉर्डिंगली हो गया जी। ठीक, अब हमने क्या किया कि रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजल टू द गुड्स अंटिल सर्टेन कंडीशंस आर फुलफिल्ड, जब तक ये कंडीशंस फुलफिल नहीं हो जाती तब तक बायर में प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं होगी। तब तक चाहे हमने बायर को पोजेशन दे दिया, जैसे वो हमने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी वर्सेस ओ जमीला बीवी वाले केस में हमने किया था कि हमने कंडीशन क्या इम्पोज की थी, फुल एंड फाइनल पेमेंट। जब तक पूरी पेमेंट नहीं हो जाती, 10,000 आप पे नहीं कर देते, 2,000 पे कर दिया था, अभी 8,000 रिमेनिंग था, जब तक वो पेमेंट नहीं हो जाती तब तक बायर में प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं होगी। जैसे अब इसको ध्यान से समझ लीजिएगा कि ये राइट ऑफ डिस्पोजल क्या है। केस में क्या कहते हैं, जैसे हम गुड्स पुराने टाइम में कैसे भेजते थे, वीपीपी के थ्रू, वैल्यू पेएबल पोस्ट, या जिसे हम आज के टाइम में कहें कैश ऑन डिलीवरी। ठीक, तो उसमें प्रॉपर्टी क्या है, तब तक बायर के पास ट्रांसफ़र नहीं होगी जब तक वो प्राइस पे ना कर दे। ठीक है जी, क्योंकि हमने ये कंडीशन इम्पोज कर दी। कंडीशन कुछ भी हो सकती है, ठीक, पेमेंट ऑफ प्राइस हो सकता है, या हम कहें कि जब तक आप अपना पुराना टीवी प्लस 10,000 रुपीज़ ये नहीं पे करते तब तक आप न्यू एलईडी नहीं लेके जा सकते। तो भाई ये कंडीशन इम्पोज कर दी कि हमने राइट ऑफ डिस्पोजल रखा कि आपको 10,000, वो कहे ये लो जी 10,000, तो उसके साथ साथ उसको पुराना टीवी, ओल्ड टीवी भी जो है वो एक्सचेंज में देना ज़रूरी है, तब तक प्रॉपर्टी जो है वो बायर में ट्रांसफ़र नहीं होगी। और लास्ट इसमें सेक्शन की अगर हम बात करें, सेक्शन 26 की, वो क्या है जी कि रिस्क जो है दैट prima facie passes with the property unless otherwise agreed। अब unless otherwise agreed का मतलब है कि इसके उलट, इसके विपरीत कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। मान लीजिए वो गुड्स जो है अभी ट्रांसफ़र नहीं हुई बायर को, फिर भी बायर कहे कि रिस्क मेरे में है, अगर प्रॉपर्टी को कोई नुकसान हुआ तो मैं ज़िम्मेवार हूँ। जैसे कई कंपनीज़ हैं, कई कंपनीज़ जो हैं वो कह देती हैं कि ठीक है जी, ख़ास किस्म की आप जो है फसल है, ख़ास किस्म की जो है एक उसकी ब्रीड है, ये अगर आप फसल लगाएंगे तो आप इसको कल्टीवेट करेंगे तो उसके लिए जो है वो अगर लॉस होता है तो कंपनी रिस्पॉन्सिबल है, चाहे वो प्रॉपर्टी कंपनी में वेस्ट नहीं भी है, फिर भी क्या है, रिस्क ट्रांसफ़र हो गया। पर जनरल रूल क्या है कि अगर प्रॉपर्टी सेलर में है तो सेलर उसका रिस्क जो है बियर करेगा, लॉस बियर करेगा, रिस्क जो है वो सेलर में होगा। और अगर वो प्रॉपर्टी बायर में चली गई है, बायर में वेस्ट हो गई है, तो वो उसका जो है
वो रिस्क भी बायर में चला गया, लॉस कोई होता है तो फिर वो बायर ही बियर करेगा। जैसे हम देखें, अब इसमें प्रोवाइडेड क्या है, वेयर डिलीवरी हैज़ बीन डिलेड थ्रू द फॉल्ट ऑफ आइदर बायर और सेलर। अगर डिलीवरी जो है वो डिले हुई किसकी गलती से, किसी भी बायर और सेलर की गलती से, द गुड्स आर एट द रिस्क ऑफ पार्टी इन फॉल्ट, जो भी इस फॉल्ट में शामिल था, चाहे वो बायर था या सेलर था, तो वो ही लॉस पे करेगा। ठीक है जी, फिर ध्यान से समझ लीजिएगा। नॉर्मली जिस पर्सन में प्रॉपर्टी वेस्ट होती है, ठीक, वो ही पर्सन लॉस बियर करता है, पर प्रोवाइडेड बशर्ते, एक्सेप्शन क्या है कि जिसका फॉल्ट है, अगर बायर का फॉल्ट है, प्रॉपर्टी चाहे सेलर में वेस्ट करती है। जैसे हम यही वाला केस अभी जो डिस्कस किया ये कर लें, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी वर्सेस ओ जमीला बीवी का, कि अगर बायर की गलती के कारण वो जीप का एक्सीडेंट होता है, बायर ही जो है वो रॉन्गफुली उस चीज़ को करे, इंटेंशनली उसका एक्सीडेंट कर दे, तो अब चाहे प्रॉपर्टी सेलर में वेस्ट थी, लॉस बायर पे करेगा। फिर प्रोवाइडेड क्या है, आल्सो नथिंग इज दिस सेक्शन शैल अफेक्ट द ड्यूटीज एंड लायबिलिटी ऑफ आइदर सेलर एंड बायर एज अ बेली ऑफ द गुड्स ऑफ द अदर पार्टी। अब इस चीज़ को ध्यान से समझ लीजिएगा कि अगर सपोज़ आपने दुकानदार के पास गए, आपने जैसे वो जो भी आपको आइटम्स, हाउस होल्ड आइटम्स रिक्वायर्ड थी, आपने उसको जो है सिलेक्ट किया, कार्टून में उसने डाल दिया, स्पेसिफिक गुड्स है, डिलीवरेबल कंडीशंस में है, तो विदाउट एनी कंडीशन है, तो अब वो क्या है कि बायर में वेस्ट हो गई। आप कह रहे हैं जी ये आप कार्टन अपने पास रखें, ठीक है, ये बैग आप अपने पास रखें, हम फर्दर आगे से शॉपिंग करके आएंगे तो आपकी शॉप से ये उठा के कार में रख लेंगे। ठीक, अब वो दुकान के ऊपर ही सामान पड़ा है, पहले भी दुकान के ऊपर ही सामान पड़ा था, पहले वो जो दुकान के ऊपर सामान पड़ा था तो उसके रिस्क जो है या प्रॉपर्टी किस में वेस्ट थी, सेलर में। तो सेलर एज ए ऑनर अगर उस गुड्स का कोई नुकसान हो जाता तो उसका लॉस बियर करता। ठीक, पर अब क्योंकि वो स्पेसिफिक गुड्स कर दी गई, असर्टेन्ड गुड्स हैं, डिलीवरेबल कंडीशन में है, प्रॉपर्टी बायर में वेस्ट हो गई, अब भी वो गुड्स वहीं दुकान के ऊपर ही पड़ी हैं, अब अगर उन गुड्स को कुछ नुकसान हो गया तो अब उसका लॉस बियर करेगा बायर, पर जो बेली की ड्यूटी है सेलर की वो तो रहेगी। यानी कि सेलर को जो रीजनेबल केयर एंड स्किल जो एक्सरसाइज करना है, जो बेलमेंट है सेक्शन 148, वो जो राइट्स हैं बेली के रीजनेबल केयर के सेक्शन 151, वो तो उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा ही। ठीक, सेम अब ये इस चीज़ को ध्यान से समझ लीजिएगा कि जहाँ पर पर्सन जो है, पर्सन बायर को जो है, कस्टमर को फर्द डिलीवर हुए ऑन अप्रूवल विद इन वॉइस। ठीक, अब उसमें क्या है कि अगर उसको कुछ चुरा लिया गया फ़र्ज को, तो ठीक है, जो फ़र थे उनको अगर चुरा लिया गया तो उस फर ट्रेड कस्टम में क्या आता है कि भाई रिस्क उस पर्सन में है जिसके पास वो गुड्स होगी, जिसने अप्रूवल पे वो मंगवाई है, यानी कि जो कस्टमर है, चाहे प्रॉपर्टी अभी वेस्ट नहीं हुई थी बायर में, पर क्योंकि वो ट्रेड कस्टम था, बायर की गलती थी, ठीक, तो उसके लिए जो बायर है वो प्राइस पे करेगा सेलर को। ठीक, तो ये जो टॉपिक है अपना, ये हमने कंप्लीट जो है वो डिस्कस कर लिया। ठीक, सेक्शन 18 to 26 इसको आप ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, वीडियोस को बार बार देखिएगा, इसको लाइक ठीक कीजिएगा और अपना नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि फर्दर आपको जो है वो जो आगे भी वीडियोस आनी है वो आपको जो है वो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स।